नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज मलिक हाज़िर खिदमत है। हमारे साथ हमारे दोस्त, हमारे बड़े भाई, सीनियर जर्नलिस्ट लताफ़त अली सिद्दीकी साहब। लताफ़त अली सिद्दीकी साहब के सामने आज हम 3 सवालात रखेंगे। पाकिस्तान में बड़ी अफ़वाहें फैल रही हैं। आज से कोई कबल 2 माह कबल फारूक हैदर साहब जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर थे, और उन्होंने ये कहा था कि शायद मैं कश्मीर का आखिरी वज़ीर आज़म होऊंगा। उस वक्त मुझे बात समझ नहीं आई। अब इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, कश्मीर में रेफरेंडम की बात कर दी। अब कौन से कश्मीर में रेफरेंडम की बात होगी? क्या मकबूजा कश्मीर में भी रेफरेंडम होगा या आज़ाद कश्मीर में? अगर आज़ाद कश्मीर में रेफरेंडम होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हम करारदाद, जो यूएनओ की करारदाद है, उससे पीछे हट गए हैं। दूसरी बात जो हम पूछेंगे लताफ़त सिद्दीकी साहब से कि जुडिशरी में 5 अगस्त को एक चलने लगा है केस, जिसमें अहमद रज़ा कसूरी, जो उन्होंने वो डाली है एक एप्लीकेशन कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम होना चाहिए। तीसरी बात जो है, सिंध में गवर्नर राज की। वह अफवाहें फैल रही हैं कि सिंध में भी गवर्नर राज लगाने की तैयारियां हो रही हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे लताफ़त अली सिद्दीकी साहब के साथ कि कश्मीर में क्या हो रहा है। लताफ़त अली सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी, हमने 3 सवालात तो आपको बता दिए। जी, वो आप कश्मीर से स्टार्ट कर दें। जी। देखिए, आपने बात की है फ़ारूक हैदर ख़ान साहब, तो अब तो वो कश्मीर के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हो गए हैं। और आपने जो सवाल पूछे हैं, यकीनन मैं कोशिश करूँगा कि आपके पूरे सवालात का मैं जवाब दे सकूँ। लेकिन मैं आपके इन सवालों के जवाब से एक छोटा-सा वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ, जो कश्मीर से रिलेटेड है। जी लाहौर में मलिक कासिम हुआ करते थे, बड़े पक्के मुस्लिम लीगी थे। जी 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 जी। आया आया करते थे और अक्सर हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग कासिम ग्रुप। कासिम ग्रुप, हाँ। कासिम ग्रुप, जी जी। तो वो कराची आया करते थे, हमारी मुलाकातें होती थी, दोस्ती हो गई थी। तो अक्सर हम उनको इंटरव्यू भी करते थे। एक मर्तबा हमने उन इंटरव्यू किया और पहला सवाल कश्मीर पे पूछा, जैसे आपने पूछा। जी जी तो उन्होंने मेरा पूरा सवाल सुनने के बाद कहा कि ये सवाल तुम वापस ले लो। जी बड़ा है, बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा, मलिक साहब, आज आप भी मलिक हैं, वो भी मलिक हैं, मलिक साहब, ये बताइए कि ऐसा क्या मैंने सवाल पूछ लिया जो आप कह रहे हैं ये सवाल वापस। वो एक लम्हे के लिए खामोश हुए। उन्होंने कहा कि देखो भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि कश्मीर के मामलात क्या हैं। जी जी एक कश्मीर है जो बड़ा हिस्सा है, उस पे तो भारत ने कब्जा कर रखा है। दूसरा कश्मीर, हम आजाद कश्मीर कहते हैं, उस पे सरदार कय्यूम ने कब्जा किया हुआ। जी तो खैर, मैंने चलिए दूसरा सवाल कर लिया। लेकिन मुझे ये बात इसी हवाले से याद आई कि कश्मीर में जो वो बात कर रहे थे कि किस-किस ने कब्ज़ा किया, तो वही बात तो आज हमारे सामने फिर नज़र आ रही है कि भारत ने मसलन जम्मू और कश्मीर की 2 अलग-अलग स्टेट बनाई। अ, अब हम यहाँ प्रोविंस कहते हैं, वो स्टेट भी कहते हैं। 2 स्टेट बनाई, 2 प्रोविंसेस बनाए और उन्होंने भारत का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया और एक कानून बनाया, जिसे पार्लियामेंट से अप्रूवल ले ली कि भारत में 2 नए सूबे शामिल हो गए हैं, यानी उसको रेटिफ़ाई हो गया। जी जी अब आपने खुद ही कहा कि काफ़ी ये अफ़वाहें फैलाई जा रही हैं कि पाकिस्तान जो है, जो हुक्मरान हैं, वो कश्मीर को एक नया सूबा बनाना चाहते हैं और उसको पाकिस्तान में ज़म करना चाहते हैं। अगर आपकी बात और आपका सवाल दुरुस्त है या अफ़वाहें दुरुस्त हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कश्मीरियों को तो कुछ भी ना मिला। जी बिल्कुल। ही मिला, ना विसाले सनम। और इसी हवाले ना से इधर के रहे ना उधर के रहे। ना इधर ये फिर आपने पूरा कर दिया। आप भी तो बड़े शायर हैं, मैं तो तो अब देखिए, मैं एक बात कह दूं इससे पहले कि जी, लोग कहते हैं, आप जिस दिन से आप कनाडा में एंटर हुए हैं उस दिन से मेरी आपके साथ दोस्ती है,
और जी मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, और मैं भी अपने आप को आपकी दोस्ती के हवाले से एक सहाफ़ी कहने में अपने आप को हक नहीं बजाना हूँ। नहीं, जब हम नए नए आए थे और पुरानी बात निकाली है, जी, तो जी। सिर्फ लियाकत मलिक को जानते थे, और जी, लियाकत मलिक ने हमारा साथ नहीं छोड़ा हमें कभी। जी, बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा। मैं कश्मीर की आप बात करें जी। 11 बजे भी हम आपके हुक्म पर यहाँ बैठे हुए। नहीं, नहीं, अब आप आप बताइए, आप बताइए। आजकल आपको पता है कि सच बोलना पाकिस्तान में कितना मुश्किल है, जी, जी। लेकिन आपकी वजह से हम सच बोलने के लिए भी तैयार हैं। और तो हम बात कर रहे थे आज़ाद कश्मीर के सूबा बनने की। तो जी, मैं जी। ये चाह रहा हूँ कि अभी जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं, तो जी, जी। उस तो पीएमएलएन की वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज ने बांगे दौहल कहा कि जनाब पाकिस्तान कश्मीर को पाकिस्तान में ज़म किया जाएगा और एक सूबा बनाने का पूरा मंसूबा बना लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर का फैसला तो अमेरिका में हो गया था, जी, और जी। वहाँ से जब नवाज इमरान खान वहाँ से अमेरिका से लौटे थे, जी, तो जी। उन्होंने कहा था कि हम वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। तो जी, ये सौदेबाजी जो थी, यही तो वर्ल्ड कप जीता था। जी, तो जी। इस साथ-साथ हम ये भी कहना चाहते हैं, और उन्होंने बड़े वाज़े बार-बार कहा ये बात, हर जलसे में कही, हर तकरीर में कही, हमने सुना, टेलीविज़न की स्क्रीन पे जिन्होंने भी उनकी तकरीरें सुनी, सारे पाकिस्तान ने सुना। लेकिन इसके बावजूद आपने फिर ये देखा कि आखिरी जलसे में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी तकरीर की थी, जी, जी, और जी। उन्होंने तरदीद की थी कि पाकिस्तान का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो अलग सूबा कश्मीर को एक सूबा बना के उसे पाकिस्तान में दम करें। जी, जी। लेकिन लग रहा है कि आप मुझे कहेंगे कुछ ना कुछ, मैं पहले ही कह देता हूँ, आप जो कहने वाले हैं वो यही कहने वाले हैं कि इमरान खान का किया, वो तो यू टर्न ले लेंगे कभी भी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो है, लेकिन चूँकि उन्होंने जब बात की ना रतावत भाई कि अब मैं चाहता हूँ कि कश्मीर में रेफरेंडम मैं कराऊँगा, अगर आप हमारे साथ रहना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं, तो किस कश्मीर की बात कर रहे हैं? अगर हमारे साथ रहना चाहते हैं, तो वो आज़ाद कश्मीर में रेफरेंडम कराएँगे ना, नहीं, और रेफरेंडम की देखिए तारीख जो है, जनरल ज़िया ने भी तो रेफरेंडम कराया था। देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूँ कि इमरान खान साहब के साथ हमने बहुत टाइम गुज़ारा है, आपको पता है लंदन में भी हम इकट्ठे जी, थे, बिल्कुल। जब 1982 की टीम गई थी सऊदी अरब में। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि इमरान खान का कश्मीर से क्या ताल्लुक है, वो क्या समझते हैं कश्मीर को? जी, जी। कश्मीर की जो बात उन्होंने रेफरेंडम में बात की थी 70-72 साल में, तो पाकिस्तान ने इतनी कोशिशें कर ली, तो रेफरेंडम तो नहीं करा सके। और उनको ये भी पता होना चाहिए कि वो बात जब कह रहे हैं कि हम कश्मीरियों को ये आज़ादी देंगे, अगर हमारे साथ उन्होंने इल्हाक किया, तो हम उन्हें उन्हें मौका देंगे कि चाहे वो हमारे साथ रहें या आज़ाद हो जाएँ। देखिए, मैं आपको कश्मीर के हवाले से एक बात बताना चाहता हूँ जी, जी। कि 1948 में पहला रेज़ोल्यूशन अक़वाम मुत्तहिदा ने पास किया था। जी, जी। उस उस करारदाद में जो बात थी उसका इमरान खान साहब को मालूम नहीं है। उसकी वजह ये थी कि जो पहली करारदाद लिखी थी, मैं आपकी इत्तला के लिए ये भी अर्ज़ करता हूँ कि जी, वो जी। करारदाद कनाडा के फ़ॉरेन मिनिस्टर ने ड्राफ्ट की थी। अच्छा। करारदाद में ये कहा गया था कि अक़वाम मुत्तहिदा एक रेफ़रेंडम कराएगी, जी। और आज़ाद रेफ़रेंडम होगा, और कश्मीरियों को ये हक़ देगी कि चाहे तो वो भारत से इल्हाक़ कर लें, चाहे वो पाकिस्तान से इल्हाक़ कर लें। तो जब तीसरा ऑप्शन नहीं था। ये ऑप्शन नहीं था, जी, आज़ादी देने का हक़ नहीं था। अगर आप आज़ादी की बात कर रहे हैं, तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा का वो रेज़ोल्यूशन जो 73 साल से 72 साल से चल रहा है, वो जी, जी, इनवैलिड हो जाता है। तो जी, उनको समझना चाहिए, और इन्होंने पहले भी ये बात की थी। तो पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफ़िस ने एक ख़बर के तौर पर तर्जुमान ने बात की थी, और उन्होंने बार-बार ये कहा था कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से नहीं हटा है। पाकिस्तान आज भी उस मौक़िफ़ पे कायम है जी, कि जी, अक़वाम मुत्तहिदा को अपना वादा पूरा करना चाहिए, और वहाँ रेफ़रेंडम करना चाहिए, और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाए कि वो चाहे तो भारत के साथ अपना इल्हाक़ करें या पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ करें। तो हमें उस करारदाद से आगे अलग नहीं हटना चाहिए था। कल भारत कह देंगे जी आपने तो
अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद में तो खुद ही बिल्कुल, पेश कर। बिल्कुल। जी, जी। तो ये उनको नहीं पता, इसलिए कि देखें लियाकत साहब, बहुत से लोगों की एक्सपर्टीज होती है कि वो इकोनॉमिक एक्सपर्ट होते हैं, बहुत से पॉलिटिकल एक्सपर्ट होते हैं। तो इमरान साहब का इन चीज़ों से वाबस्तगी नहीं रही है, और उनका तो सारा करियर क्रिकेट में और इसमें उसमें, वो ये तो बता सकते हैं कि इस विकेट पे स्पिनर चलेंगे या फास्ट बॉलर चलेंगे वगैरह वगैरह। जी, लेकिन जी। कश्मीर का मामला जो है, और ये आप देखिएगा, डॉन ने इदारिया भी लिखा है इसके खिलाफ, जी, 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 जी। हमने छापा भी है। डॉन ने यही बात की है जो मैं कह रहा हूँ, और अखबारों ने भी यही बात की है जो मैं कह रहा हूँ। मुस्लिम लीग के कुछ रहनुमाओं ने भी यही बात की है कि भाई कश्मीर के मामले को इस तरह से मत बिगाड़ो। लेकिन अब तो मामलात कश्मीर के कहीं से कहीं पहुंच गए हैं। भारत भारत कैसे तैयार हो जाएगा रेफरेंडम के लिए नए हालात में, और जी, जो हालात आपने क्रिएट किए हैं। बिल्कुल। आपको कश्मीर के पूरे इलेक्शन में ये बात करनी चाहिए थी कि अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि वो रेफरेंडम करे, और इसके अलावा जो बात करनी चाहिए थी, वो अगर उन्हें तारीख का पता होता तो वो ये कहते कि आप भारत के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट ये कहा था जी, कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद मदद करें। कर बिल्कुल, ये बिल्कुल। तो इलेक्शन में कहीं बात नजर ही नहीं आई। वो ये कह रहे हैं कि जी हम रेफरेंडम कराएंगे। अरे भाई, आप अपने पाकिस्तान में तो खैर जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन आप भारत को तैयार करने के लिए तो एक बहुत बड़ी कैंपेनिंग की जाएगी, और मुख्तलिफ हुकूमतों ने और बड़ी हमारे कैंप जी, जी, हमारे वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो आज उमरकोट में ये पहुँचे हुए हैं। ये बहुत सारे नेशनल होते हैं, वो बड़े सेंसिटिव इश्यूज होते हैं। मेरा ख्याल है कि कश्मीर पे जब आपने बात की है, तो मैं आमतौर से कुछ लिख के बात करता हूँ, मैं एक्सटेम्पोर बात नहीं करता हूँ। अब आते हैं उस पे जुडिशरी पे, कि जुडिशरी में जो केस 5 अगस्त को लगने वाला है, पाकिस्तान में अहमद रज़ा कसूरी और 1-2 और लोगों ने जो केस डाला है सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी कर ली है। और 5 अगस्त को बंदयाल जो हैं, जो जस्टिस बंदयाल, उनकी सरबराही में ये केस चलेगा कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम होना चाहिए। आप हंसी रहे हैं कि वो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। जी, बस देखिए ना, आपके जी, पास तो हिस्ट्री है चीफ जस्टिस की। एक चीफ जस्टिस ने जनरल मुशर्रफ को ये अख्तियार दे दिया कि आप आइन में तरमीम भी कर सकते हैं। जी, जी। जी, तो इस पे बात करते हैं। जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आपका रावलपिंडी से ताल्लुक है, तो जी, जी। आप खबर सही है कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम आने वाला है। जी, और जी। अगर नहीं है, तो फिर इस पे बहस हो सकती है कि क्या सदारती निज़ाम आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। और जो आप क्या अदा अगर सदारती निज़ाम लाना है तो क्या इस आइन को खत्म करना पड़ेगा? नहीं, नहीं, मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं जी, वहीं जी। आ रहा हूँ कि जी, जी। मैं आपसे आपसे पूछना नहीं चाह रहा हूँ, बल्कि मैं खुद अपने आप से सवाल कर रहा हूँ कि अगर लियाकत साहब का ये तज़िया सही है, और ये बात है कि सदारती निज़ाम आने वाला है और कोर्ट के ज़रिए आएगा, तो आपके ख़्याल में आपने ये बात नहीं की, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, नाज़रीन से शेयर करना चाहता हूँ कि क्या अगर वो नए सदर आएँगे तो वो शेरवानी में होंगे या वर्दी में होंगे, यूनिफ़ॉर्म में होंगे? और अगर कोई, चाहे वो कोई भी हो, जब सदारती निज़ाम आएगा और सदर साहब आएँगे, तो उनको अपने साथ अलादीन का चिराग लेके आना पड़ेगा। जी, बावजूद भी अगर वो लेके आ भी गए, तो मैं ये समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की जो मईशत है, पाकिस्तान में जो महँगाई है और बेरोज़गारी है, उसका वो रास्ता नहीं रोक सकते। और मैं आपको ये बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि जी, जी, पाकिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान की इकोनॉमी से वाबस्ता है। बिल्कुल। की बहुत सारी वजूहात हैं, और मैं उसकी तफ़सील में जा नहीं सकता, टाइम बहुत कम है। लेकिन आप देखिए कि पहले पाकिस्तान को माली इमदाद मिलती थी अमेरिका से। लव एंड हेट रिलेशनशिप हमारे रहे, रहे। लेकिन अमेरिका जी, ने हर वक़्त हमें कुछ ना कुछ पैसा दे, कभी $2 बिलियन, कभी 9/11 के बहाने, और कभी कोल्ड वॉर के बहाने हमें बहुत पैसा दिया। लेकिन अब पाकिस्तान और अमेरिका तो दरिया के 2 किनारे हैं। बिल्कुल। नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं कि वो हमारी इमदाद करने के लिए तैयार नहीं है,
वो तो किसी और मुल्क को भी इजाजत नहीं दे रहे हैं कि कोई हमारी इमदाद करे। आपको याद होगा एक जमाना था कि सऊदी अरब से कुछ ना कुछ जो है वो आ जाता हमारे जी। ईरान से पैसे पकड़ लाया करते थे। 2 बिलियन, 1 बिलियन, 1.5 बिलियन, कोई कहते थे इमदाद है, कोई कहते थे बख्शिश है, वगैरह वगैरह। अब तो वो भी सिलसिला बंद हो गया। बल्कि अगर आपको याद होगा कि सऊदी अरब ने 3 बिलियन डॉलर हमें दिया था कर्जा, तो किसी ने ये तो नहीं पूछेंगे कि किसके कहने से उन्होंने कहा कि नहीं वापस करो, ये तो सबको पता है। बिल्कुल। अब रही बात इसका कि वो 2 बिलियन तो हम कहीं से चंदा करके चाइना से, शंघाई बैंक से, इधर से उधर से लेके 2 बिलियन डॉलर तो सऊदी अरब के दे दिए। और जब तीसरा साल आया तो फिर वो उन्होंने कहा कि 1 बिलियन दो। तो फिर हमने उनके हाथ पांव जोड़े कि भाई हमारा, आपको पता है कोविड है, हमारे हालात ऐसे वैसे हैं, तो वो लोन की वापसी को डेफर कर दो। तो उनकी मेहरबानी कि उन्होंने हमें मान ली हमारी बात। लेकिन अब अगले साल तो वो फिर कहेंगे कि हमें लाके दो। और बिल्कुल। क्या पता कि अमेरिका फिर उनसे कहे कि उनसे जल्दी मांगो। बिल्कुल। तो बात है। अब इसके अंदर जो सदारती निज़ाम की बात जो है, जो इन्होंने रास्ता इख्तियार किया है, वो मार्शल का शायद इख्तियार नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट से हम इजाज़त ले लेंगे और सुप्रीम कोर्ट कह देंगे कि मुल्क के हालात ऐसे हैं, अब सदारती निज़ाम लाया जाए। आपको पता ही है कि हमारी जुडिशरी तो बड़ी मासूम है, जी, उनको जी। जो भी कह देते हैं, जी, वो जी। मान लेते हैं कि जी कोई बात ही नहीं है। और बिल्कुल। अभी जिक्र किया कि मुशर्रफ ने ये कहा वो कहा, तो मुशर्रफ ने ये कहा, सबसे पहला काम ये किया कि मैं सदर का ऑर्डर अपने पास रखना चाहता हूँ, और दूसरी बात ये कि मुझे इजाजत दें कि मैं अपने आप को सीओ भी कहलाऊं। तो बिल्कुल। उन्होंने ये भी कहा कि इन दोनों ओहदों के साथ साथ मैं बदस्तूर आर्मी चीफ भी रहूंगा। तो बिल्कुल। आपने देखा कि वो जब आर्मी चीफ की हैसियत से, उन्होंने भी कानून वानून पढ़ा बड़ा नहीं था, उन्होंने कहा कि मैं बहैसियत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करना चाहता हूँ। हुँ। उन्होंने जनाब नाफिज कर दी। फिर वो आर्टिकल 6 ने उनको पकड़ लिया। तो फिर आपने देखा कि जो जो है वो मुशर्रफ साहब जो हैं, ना वो अपना जो उन्होंने नया महल जैसा घर बनाया था इस्लामाबाद में, ना वहाँ रहे, ना पाकिस्तान में रहे। इसलिए कि अब ये हालात की एक तब्दीली है। तो अब जजीज ठीक है, आज फिर कह देंगे कि जनाब आपका जो हुक्म हम कर देंगे। लेकिन वो तो भुट्टो साहब के केस में भी कर दिया उन्होंने। फिक्स का भी ख्याल रखना पड़ेगा, जजेस भी किसी मुश्किल में फंस सकते हैं। लेकिन बहरहाल मुझे कोई तवक्को नहीं है कि वो कानून पे नजर रखेंगे। वैसे भी अक्सर जजेस और लॉयर्स तो सुबह से शाम तक ये कहते ही रहते हैं कि जब कोई फैसला करता है तो वो एक नज़र जीएचक्यू पर रखता है और एक नजर नज़र कानून पे रखता है। मगर फैसला जहाँ जो होता है, जैसे भी होता है। और आपको ये भी मैं आपको बता दूं कि एक ज़माने में शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब तो नज़रिया ज़रूरत के ज़रिए जितने भी पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर आए, उन्होंने सारे चीफ जस्टिसेस ने उन्होंने कहा कि नहीं जी अब तो ठीक हो गया सारा मामला, हुँ। कि अब तो जमहूरियत ख़त्म हो गई, मिलिट्री का हो गया, और उनके उस फैसले को रेटिफाई किया, कानूनी दर्जा दिया। अब मुझे याद है एक दफ़ा कि भुट्टो का जब केस चल रहा था, तो भुट्टो को 4-3 से फौकियत हासिल थी। लेकिन फिर आपको पता है एक जज साहब थे जिन्हें हम लोग हमारे ज़माने की बात है जब हम नए-नए रिपोर्टर बने थे या कुछ टाइम था, तो शाहजी भी कहा करते थे। तो एक दिन वो कराची आए हुए थे एक फंक्शन में, तो एक नसीम हसन शाह साहब। जी पाकिस्तानी एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि शाहजी तुसी ऐ की कीता है? आपकी वजह से तो भुट्टो को फांसी लग गई थी। तो उन्होंने कहा कि यार मैं क्या करता? वो शरीफुद्दीन पीरज़ादा बहुत सारे लोग मेरे घर लेके आए और उन्होंने कहा कि शाहजी बस बिस्मिल्लाह करो। तो उन्होंने बिस्मिल्लाह कर दी। और उनके दामाद ने नवाज जी। शरीफ पे बिस्मिल्लाह कर दी। हाँ, उनको भी घर भेजा। जी, जी। उनको भी घर भेजा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जुडिशरी से तो कोई तवक्के नहीं रखी जा सकती कि वो ये कोई स्टैंड लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखेंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि अब हालात कुछ और हैं। अगर आप सदारती निज़ाम चाहे लीगली तरीके से जो लाएं, लेकिन अब स्टेक होल्डर भी हैं। पहले ज़माने में स्टेक होल्डर नहीं हुआ करते थे। और मिसाल के तौर बिल्कुल। पे खुल के बात करना चाहता हूँ जी। कि जो भी गैर कानूनी और बेशुमार किस्म के फैसले हुए
मिलिट्री रूल लगा, मार्शल लॉ लगा, जमहूरियत का कोई नहीं। किसी ने कहा कि ज़िया-उल-हक साहब ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को तो कागज का एक टुकड़ा है। लेकिन अब हालात बहुत बदल गए हैं और आपको मुझे नहीं मालूम कि अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट आपको ये करने देगा या नहीं करने देगा, या उस पे उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा। और बहुत सारी बातें हैं, इसलिए कि अब अफ़गानिस्तान का भी मसला है। अफ़गानिस्तान का इतना बड़ा मसला है, एक तरफ अफ़गानिस्तान का मसला है, दूसरी तरफ जनाब आपके सामने महँगाई का तूफ़ान है, बेरोज़गारी है, आपके पास कैश फ्लो नहीं है। जी, आप ये तो झूठ बोलने से तो इकॉनमी मुस्तहकम नहीं हो सकती ना। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। बड़ा बड़ा रोज़ाना झूठ बोल रहे हैं, दूसरी बात कर रहे हैं, तो ये बड़े संगीन मसाइल हैं। और दूसरी एक और बात, भारत से आपके हमारे ताल्लुकात कभी ठीक हो जाते थे, कभी खराब हो जाते थे, जंगें भी हुईं, सिफारती ताल्लुकात भी कायम हुए, ताल्लुकात बेहतर भी हुए, वगैरह-वगैरह। लेकिन आज के दौर में अगर आप देखें, तो पाकिस्तान और भारत जो हैं, वो एक-दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरी बात ये है, दुश्मनी पहले भी आपके मैंने कहा, अमेरिका जो है वो भारत को नाराज नहीं कर सकता। और भारत की विश लिस्ट क्या है? भारत की विश लिस्ट 2 हैं। एक ये है कि जनाब हमें अफ़गानिस्तान में हुकूमत की पुष्टपनाही करने का मौका दें, और दूसरा पाकिस्तान के बारे में जो उनकी राय है वो मैं नहीं दोहराना चाहता। इसी तरह इसराइल की क्या विश लिस्ट है? उनकी विश लिस्ट का भी आपको पता है कि हमारे पास न्यूक्लियर प्रोग्राम है। जी, हम वाहिद इस्लामिक मुल्क हैं जिनके पास इस्लामिक बॉम्ब है, सॉरी हमारे पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, और वो टेक्नोलॉजी हमने अपने दिफा के लिए बनाई है। लेकिन इज़राइल को तो खतरा हर वक़्त है ना, जी, कि जी, ये इनके पास ये नहीं होना चाहिए। और उनकी जो विश लिस्ट है वो आपके सामने। अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है, अमेरिका का आज के दौर में अफ़गानिस्तान में, उन्होंने इंडिया के साथ भारत से मिल के एक प्रोग्राम बनाया है, और वो ये है कि हमें हर हालत में काबुल को जो है वो कायम रखना है। चूँकि अगर काबुल काबुल को तालिबान फ़तह नहीं कर सके, तो फिर वो सारी लड़ाई बेकार हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। बड़े दोस्त हुआ करते थे, जो तुर्की हुआ करते थे, आपको याद है कि एक ज़माने में अयूब खान के ज़माने में आरसीडी बना था, जी, रीजनल जी, कोऑपरेशन की जो बात करते जी, थे, जी। ऑपरेशन ऑफ पाकिस्तान एंड ईरान, ईरान से हमारे ताल्लुकात नहीं है। और कश्मीर, वो जो तुर्की हैं, वो तो बेचारे, उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, वो तो इस वक़्त अमेरिका के पैसे से काबुल के हवाई अड्डों की हिफाज़त कर रहे हैं। बिल्कुल, ईरान का जो मकसद है, ईरान तो फुल्ली तौर पे चाइना के साथ चले गए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। भी नहीं। तो अब हमारे इर्द-गिर्द जब हम देखें, हम कोई फैसला करें, तो पहले हम ये देखें कि नेबरहुड में क्या है। और अहमद फराज ने तो बहुत पहले ही कहा था कि तुम्हारे हाँ, अ, तुम्हारे पास तुम्हारे साथ कौन है? आस-पास तो देखो। तो बिल्कुल, अब हम जब आस-पास देखते हैं, तो हमें तेहरान नज़र आता है, हमें हमें हम देखते हैं तो काबुल नज़र आता है, हमें नई दिल्ली नज़र आता है। तो ये सारी मुश्किलात को सामने रखते वक़्त किसी अगर एडवेंचर को करने की कोशिश की, तो मेरा ख़्याल है पाकिस्तान को बहुत, नुकसान। बहुत, बहुत खतरनाक होगा। जी, अब बात करते हैं गवर्नर राज लगाने की सिंध में, क्योंकि अरबाब रहीम जो हैं उन्होंने मुशीर बने हैं और उन्होंने आके बहुत बड़ी-बड़ी बातें की हैं। तो ऐसे लगता है कि वो जो वफ़ाकी हुकूमत है, वो सिंध में कोई एडवेंचर करना चाहती है। क्या कहते हैं आप? नहीं, मैं काफ़ी मैं सोचता हूँ, बल्कि मैंने तो अपने अखबार की, जो आज अखबार है, उसमें लीड ही यही बनाई है कि क्या प्राइम मिनिस्टर और पीटीआई जो है वो सिंध गवर्नमेंट को टॉपल कर लेंगे। लेकिन फिर वही सवाल पैदा होता है कि कैसे टॉपल करेंगे आप? वहाँ गवर्नर रूल लगाएँगे तो जो है वो अ, ऐसे हालात तो नहीं कि गवर्नर रूल लगा दें, लेकिन गवर्नर रूल लगाएँगे तो 3 महीने के लिए लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप पार्लियामेंट को डिसॉल्व करते हैं कि हम नए फ्रेश इलेक्शन कर सकते हैं, तो भाई अब जिस तरह से इलेक्शनों में जो कुछ हो रहा है, अगर उनको, उनके नताइज को और उनके हालात और वाक़यात को सामने रखते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जी, लेकिन
समझता हूँ कि आप हर चीज़ में कामयाब तो होते जा रहे हैं इसलिए कि आपके पास ताकत है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के हक़ में कुछ सवाल कुछ मसले का हल जो है वो ताकत के ज़रिए नहीं बल्कि सोच समझ के करना चाहिए। सिंध की सिचुएशन बहुत वोलेटाइल है, आपको समझना पड़ेगा और सिंध में भी स्टेक होल्डर हैं, ये जी मत सोचें कि स्टेक होल्डर नहीं है। और किसी भी सिचुएशन से ये कौन ज़मानत देगा कि अगर कुछ सिंध की हालत कोई अजीबो-गरीब किस्म के हालात हुए जो कोई सूरत हाल खराब हुई, तो आपके पास क्या गारंटी है कि भारत उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? आफ्टर ऑल इंडिया इज़ योर एनिमी। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। जी, तो तो जी, इस सूरत जी, हाल में मेरा अपना ख़्याल ये है कि पाकिस्तान को ये जो है ठीक है, आपके पास तो ऑलरेडी 3 सूबे हैं। आप सॉरी आपके पास तो पहले ही आपने सूबा सरहद में आपकी हुकूमत है और आपको बलूचिस्तान में आपकी हुकूमत है, अब कश्मीर और बल्तिस्तान में भी आपकी हुकूमत है और सिंध एक रह गई, पंजाब में आपकी हुकूमत है। अगर आप सिंध पे भी कब्ज़ा करना चाहते हैं या उसके हुक्मरानी करना चाहते हैं किसी न किसी बहाने से, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको सोच समझ के बात करनी चाहिए और सदारती निज़ाम के ही हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि साढ़े 3 सूबे जो हैं यानी सिंध, बलूचिस्तान और केपी और आधा पंजाब वो सदारती निज़ाम का अगर खैर मकदम नहीं करेगा, तो कम से कम खामोश ज़रूर रहेगा और उनके दिल में ये बात होगी कि ये मामला ठीक नहीं है। इसलिए कि सदारती निज़ाम ने आपको क्या दिया? आपको पहले पता है पहले 2 सदर जो आए थे, वो तो बंदूक दिखा के आए थे ना वहाँ पर कि बिल्कुल, अयूब खान और याह्या खान और उन दोनों के हुकूमतों के दरमियान बंगाल में तो आवाज़ें उठनी शुरू हो गई थी। और आपने फिर देखा कि जो कुछ हुआ मुजीबुर रहमान के बाद और याह्या खान साहब के साथ जो कुछ भी हुआ, वो अब तारीख का हिस्सा है। अब वो चाहे किसी को ब्लेम करो कि ये है, वो है, लेकिन बहरहाल उस वक़्त सदारती निज़ाम तो था। जब वो सदारती निज़ाम अयूब खान साहब छोड़ के गए थे, उन्होंने याह्या खान को बना दिया। अब और फिर सदारती निज़ाम ज़ियाउल हक साहब का भी आया और उनको हमने फिर जैसे मैंने कल कल आपके प्रोग्राम में कहा था, फिर हमने अपने कानों से ये सुना, "अरे भाई तुम क्या सियाचिन ग्लेशियर का क्या सवाल करते हो? वहाँ तो घास भी नहीं उगती।" बिल्कुल, 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 बिल्कुल सही बात है। ग्लेशियर तो क्या हो गया? वहाँ तो घास भी नहीं उगती और फिर लिखावत भाई यहाँ पे आपने जब ये बात की है तो आपने कल एक बात की थी शेख मुजीबुर रहमान के बारे में कि उन्होंने कराची प्रेस क्लब में जो कुछ कहा तो आप देखें कि उस इलेक्शन जो 1970 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो लीगल फ्रेम ऑर्डर था उसमें था कि एक आइन साज इलेक्शन होने जा रहा है हुँ, हुँ। जो 120 दिन के अंदर आइन बनाने का पाबंद है जो पार्लियामेंट बनेगी और अगर 120 दिन के अंदर वो नहीं बना सकते आइन तो वो असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी और अगर वो बना लेती है और वो सदर पाकिस्तान के पास आता है आइन सदर पाकिस्तान अगर उसे मंजूर कर लेता है तो असेंबली बरकरार रहेगी अगर सदर पाकिस्तान अगर उसको नामंजूर करता है तो असेंबली फिर डिसॉल्व हो जाएगी तो ये तो था ही इलेक्शन इस किस्म का कि जो जनरल याह्या खान थे वो सदर रहना चाहते थे जी क्या कहते हैं आप जी, देखिए वो तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कि जनाब वो ये कहते थे पावर शेयर करो, मुजीबुर रहमान ने कहा कि मैं मर जाऊँगा मगर पावर शेयर नहीं करूँगा, वो जी तो जी 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 कल लेकिन सवाल ये था कि इनको तो सबसे पहली बात ये थी, ये पहला इलेक्शन था जो हमने कवर किया था एज़ रिपोर्टर की हैसियत से पाकिस्तान में, बिल्कुल नए-नए आए थे। तो इनका जो पहला एनालिसिस था वो ये था कि ईस्ट पाकिस्तान में जमात-ए-इस्लामी जीतेगी। और वेस्ट पाकिस्तान में जो है गिने-चुने लोग आएँगे, लेकिन दोनों सूबों में यानी ईस्ट पाकिस्तान में और वेस्ट पाकिस्तान में इधर भुट्टो की वेव आ गई, उधर मुजीबुर रहमान की वेव आ गई और जी मामला उन्होंने जो है उनके हाथ से निकल गए
होना तो ये चाहिए। अच्छा, अब ये फैसला नहीं कर सके, होना तो ये चाहिए था। जी जिस जी पाकिस्तान में इलेक्शन कराए थे, तो वो 15 दिन में भुट्टो, नो भुट्टो और जो कोई भी हो, मौलाना बहुत सारे लोग थे जो बंगाल जा रहे थे, असगर खान साहब भी गए थे, ये भी गए थे वगैरह, नूरानी साहब भी गए थे, मौलाना राणा साहब भी गए थे। और भी बहुत सारे लोग गए जी थे और मुज़ाकरात में लगे थे। उनको सबको भेजा जा रहा था कि मुजीब को मनाओ, मुजीब को मनाओ। तो बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब इलेक्शन हुए थे और जैसे आपने कहा कि कानून साज असेंबली वजूद में आनी थी, तो सदर साहब को तो फौरन ही ये कहना चाहिए था कि आप इस्लामाबाद तशरीफ लाइए और असेंबली का हम जो है आपको असेंबली के जरिए हम आपको इख्तियार दे देते हैं। अगर कोई असेंबली में ना भी आना चाहे जी तो जी वो उनकी तो इतनी ज़्यादा सीटें थी, उन्हें कोई जोड़-शोड़ की तो ज़रूरत थी नहीं। खाली उनसे वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से शेख मुजीब रहमान का हलफ़ लेना था और उन्हें इंस्टॉल करना था। तो अब ये मसाइल तो आपने देखा अमेरिका में भी कितना झगड़ा हुआ कि जब नए वज़ीर-ए-आज़म सॉरी न जब नए सदर हाल ही में जो बाइडेन हलफ़ ले रहे थे तो कितनी मुश्किलात हुई। लेकिन सिस्टम ने उनको डिस्टर्ब नहीं करने दिया। तो बिल्कुल। शेख मुजीबुर रहमान जीत गए। सारे आप रिज़ल्ट आपने अनाउंस कर दिया ऑफ़िशियली, उनकी मेजॉरिटी आ गई। अब उनसे कहें कि आप वोट ओथ लें। जी आप ये ताना-बाना करने की क्या ज़रूरत थी? इसलिए कि आप ये चाह रहे थे कि हमारे पास इक़्तिदार रहे और वो कठपुतली एक वज़ीर-ए-आज़म रहे शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान इतनी बड़ी मेजॉरिटी से जीत के आया था, इतनी फ़ोर्स से आया था और अभी भी जो कल हमने बात की थी, उसके अंदर ये बात की थी कि फेडरल इलेक्शन की भी बात करा रहे हैं। उसने कहा कि भई रिज़ल्ट तो कोई इश्यू नहीं है। रिज़ल्ट तो हम जैसा चाहेंगे ले आएँगे और इसको तोड़-जोड़ करके बिल्कुल। पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ और फलाना और ये सब मिला-मिलू के 50 प 40-50 इंडिपेंडेंट और बस उसके बाद इनका प्लान ये भी था कि जनाब शहबाज शरीफ को मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना दें, कोalition पीपल्स पार्टी से करवा दें और पीटीआई में तो उन्हीं के अपने ही लोग हैं, वो तो जी खुद बिल्कुल। हाँ, करेंगे वो कि तो क्या करना है, एमक्यूएम को वालों को लाके मिला देंगे। तो ये तो कोई कोई बड़ी बात तो नहीं है, ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये तोड़-जोड़ हुआ और उसमें कहीं मिसहैप हो गया, तो फिर आपको ये ढाका तो नहीं याद करेंगे, ईस्ट बिल्कुल। पाकिस्तान तो याद नहीं करेंगे फिर। बिल्कुल। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान विद वीक इकोनॉमी, इतनी इकोनॉमी तो पाकिस्तान की कभी खराब नहीं थी। पाकिस्तान विद इक वीक ठीक है। जी जी पाकिस्तान इज सराउंडेड बाय एनिमीज, उसको रख के और अफगानिस्तान में क्या तूफान आने वाला है कोई प्रिडिक्शन कर सकता है? नोबडी। मुश्किल है कोई प्रिडिक्शन करना। इन हालात में अगर आप कसूरी साहब की बात मान रहे हैं या जजिस पे दबाव डाल के अपनी मर्जी का फैसला लेके आएंगे तो ये बैकफायर भी कर सकता बिल्कुल बिल्कुल। लताफ़त सिद्दीकी साहब, आज हमने इन टॉपिक्स पे बात कर ली। इंशाल्लाह अगले जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम जो इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्शन कराना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन के साथ, उस पर भी बातचीत करेंगे और हमारे पास एक दो टॉपिक होंगे। नाज़रीन, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अगर कोई सवालात हैं तो वो सवालात आप हमें भेजिए। हम लताफ़त सिद्दीकी साहब से सवालात भी करेंगे और उनसे जवाबात लेंगे। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। कल या परसों हम एक नया वीडियो बनाएंगे और आपके साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। लताफ़त सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।